हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह सेकेंड ईयर के संसाधन भूगोल के एक नए टॉपिक के साथ आज फिर से अपन बात करेंगे। बच्चों, अब तक हमने बात की संसाधनों के उपयोग की, आवश्यकता की, विकास की। आज हम बात करेंगे संसाधनों के नियोजन की। संसाधनों के नियोजन में कि भविष्य में मानव की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए किसी भी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का जो मूल्यांकन है और संरक्षण और अनुकूलतम उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और इनकी योजनाएं अध्ययन भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन की। अब मूल्यांकन कैसे किया जाता है कि संसाधन प्रबंधन और संरक्षण। संसाधन प्रबंधन और संरक्षण, जैसे कि संसाधनों के प्रबंधन से तात्पर्य है किसी भी संसाधन के कुशल नियंत्रण तथा व्यवस्थापन से, यानी आप कितनी मात्रा में किसी भी संसाधन को निकाल रहे हैं और उसके बाद उसको कितनी मात्रा में आप उपयोग में ले रहे हैं और क्या आप उस संसाधन की संपूर्ण मात्रा को उपयोग में ले सके या बहुत सारा कीमती खनिज हमारे उपयोग के गलत तरीकों की वजह से खराब हो गया। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको हम प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं कि कुशल नियंत्रण और व्यवस्थापन से जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएं हैं, उपलब्ध तकनीकी ज्ञान है, भावी उपयोगिता आवश्यकताएं हैं, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि को ध्यान में रखकर संचालित किया जाता है और इसके द्वारा किसी संसाधन के प्रयोग की विधि, मात्रा, दशा और दिशा का निर्धारण भी किया जाता है। यानी आप संसाधन प्रबंधन में कितनी मात्रा में संसाधन मिल रहा है, किस विधि से आप उसको उपयोग में ले रहे हैं और किस तरह का व्यापार आप उस खनिज पर आधारित है, क्या उसमें अनुकूलतम उपयोग की दृष्टि से खनिज का उपयोग हो रहा है, इन सब को हम पढ़ेंगे। और संसाधन के अधिकतम उपयोग के साथ साथ जो अनावश्यक क्षति होती है, जो व्यर्थ हो जाता है हमारा खनिज, उसको भी रोकने के लिए प्रबंधन के अंतर्गत योजनाएं बनाई जाती हैं और संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत ही इन सब को सम्मिलित इसलिए भी किया गया क्योंकि ये सारा खनिज पदार्थ जो हम निकाल रहे थे या हमारे उपयोग में ले रहे थे, उसका हमने कुछ दुरुपयोग या कहिए कि शिक्षा या तकनीकी ज्ञान के अभाव में अधिक संसाधन का विदोहन किया गया और उसका उपयोग जो था वो कम किया गया। तो संसाधनों का जो प्रबंधन है उसके 3 प्रमुख पक्ष हैं। पहला आप संसाधनों का सर्वेक्षण, दूसरा आपके संसाधनों का मूल्यांकन और तीसरा आपके संसाधनों का उपयोग और संरक्षण। सबसे पहले हम की बात करते हैं संसाधनों का सर्वेक्षण। यानी किसी भी देश में, प्रदेश में संसाधनों के जो प्रबंधन के प्रथम चरण में संसाधनों का वृहत सर्वेक्षण करके संसाधनों की एक टेबल बनाई जाती है, एक तालिका तैयार की जाती है और इसमें भी यह उल्लेखनीय है कि पर्यावरणीय संसाधनों के सर्वेक्षण का किसी भी मानक या सर्वमान्य विधि द्वारा विकास अभी तक नहीं हो पाया है और इसका प्रयोग विश्व स्तर पर सभी देशों और प्रदेशों के लिए किया जा सके, ऐसी कोई विधि अभी तक पर्यावरण संसाधनों के सर्वेक्षण की नहीं बनी है। तो तकनीकी आधार पर स्थानीय और व्यक्तिगत स्तर पर संसाधनों के संरक्षण के प्रयत्न किए गए और ऐसे आंकड़ों तथा तालिकाओं की सार्थक तुलना विश्व स्तर पर कभी भी नहीं की जा सकी, क्योंकि जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं वो स्थानीय स्तर पर हैं। फिर तकनीकी विकास की भिन्नता के कारण संसाधनों के जो उपयोग का तरीका है या मात्रा है
या आपकी गुणवत्ता है, ये सारी चीज़ें ही तकनीकी विकास और मनुष्य की सोच के साथ बदल जाती हैं। अब दूसरा है आपका संसाधन मूल्यांकन। संसाधनों का जो मूल्यांकन है उसके हेतु कुछ 4 मूल्यांकनों का उपयोग किया गया। पार्क महोदय थे, पर्यावरणीय संसाधनों के बारे में उन्होंने 4 मुख्य अप्रोचेस बताई, जिसमें पहली आपकी है एकाकी जाति उपागम, यानी जो भी विश्व में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, जिनको बचाना आवश्यक है, तो इस तरह की एकाकी जाति उपागम में उनके अध्ययन किया गया। फिर पारिस्थितिकीय कटिबंध, यानी आपका इकोलॉजिकल जोन, जिसमें कि आप अपने पर्यावरण और उसमें पड़ने वाले जितने भी प्रभाव हैं, वो चाहे प्रदूषण से संबंधित हो, चाहे आपकी उपयोगिता से संबंधित हो, उन सब का अध्ययन किया जाने लगा। फिर आवास उपागम, किस तरह के मनुष्य के आवासों का प्रतिरूप बना, मनुष्य ने अपना जो रहने का स्थान है उसके लिए किस तरह की भूमि का उपयोग किया, कहाँ वो रहा, कैसे उसने अपनी आवासीय प्रतिरूप को विकसित किया, इन सब के बारे में। और इसके बाद एक आता है संयुक्त उपागम, जिसमें किन्हीं 2 अप्रोचेज या किन्हीं 3 अप्रोचेज या 4 अप्रोचेज को सम्मिलित करते हुए संसाधनों का अध्ययन किया गया। अब इसमें उल्लेखनीय क्या है कि प्राकृतिक आवासों तथा पर्यावरणीय दशाओं में पर्याप्त भिन्नताएं दिखाई दी और इसके कारण विश्व के देशों और प्रदेशों के लिए संसाधन की मूल्यांकन की कोई भी एक विधि निर्धारित नहीं की जा सकी। क्यों कि प्रत्येक राष्ट्र में या प्रत्येक अलग अलग देशों में आप देखेंगे कि रहने आवासीय प्रतिरूप अलग है, व्यक्ति की आवास के प्रति जो सोच है वो अलग है, संसाधन के उपयोग की क्षमता अलग है, तकनीकी विकास अलग है। तो संसाधनों का मूल्यांकन जो है वो एक विधि बना दी जाए और उसी पे पूरा विश्व काम करे, ऐसा संभव नहीं है। सामान्यतः हम संसाधनों का जो मूल्यांकन है वो 4 आधारों पे करते हैं। पहला तो उनका वज़न, यानी वो कितने वेट हमारे पास, कितना ज़्यादा भार उनमें है। दूसरा उनका गुण, कि यानी वज़न मान लीजिए हल्का भी है ना, वेट हल्का है, लेकिन गुण उनका जो है वो ज़्यादा है। जैसे लोहा भी धातु है और कीमती धातु में सोना भी धातु है, लेकिन सोने के वज़न में और लोहे के वज़न में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये जो वज़न का अंतर है, फिर गुण, लोहे के मौद्रिक स्थिति में, मूल्य में, और सोने के मौद्रिक मूल्य में ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर आपकी मात्रा, यानी आपके क्षेत्र में उस संसाधन की कितनी मात्रा उपलब्ध है और उस मात्रा को आप किस तरह से उपयोग में ले रहे हैं। उसके अतिरिक्त फिर मौद्रिक वैल्यू या मूल्य में आप कहते हैं कि वो संसाधन आपको अपने कार्य के लिए कितने मूल्य में मिल रहा है और उस मूल्य में मिलने पर क्या आपके आर्थिक विकास या आपकी जो उद्योग है उसमें फ़ायदा हो रहा है। उसको उपयोग करने में आप कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत महंगा ऐसा कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाए जिसको कोई ख़रीदे ही नहीं और बाद में बहुत सारी मौद्रिक हानि उस व्यवसाय के द्वारा उठानी पड़े। तीसरा है आपका संसाधनों का उपयोग और संरक्षण। उपयोग और संरक्षण के दौरान आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी अगर समझदारी से तकनीकी विकास को देखते हुए संसाधनों का उपयोग किया जाए तो वो अपने आप ही संरक्षण की श्रेणी में आ जाएगा। यदि आप समझदारी से उपयोग कर रहे हैं तो आप संरक्षण ही कर रहे हैं, लेकिन यदि आप अंधाधुंध उसको विदोहन कर रहे हैं, संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो फिर आपको संरक्षण की विधियों का वहाँ पर
आपको लागू करनी पड़ेगी और संसाधन को बचाने के लिए उचित प्रबंधन भी करना पड़ेगा। तो यह जो है एक समेकित यानी इंटीग्रेटेड प्रक्रिया है और संरक्षण का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग तथा प्रबंधन से है, जिसके द्वारा मानव विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सदैव सुलभ हो सके और पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहे, इस तरह से संसाधन का उपयोग करें। तो इस प्रकार संसाधन संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों के सावधानी पूर्वक किए जाने वाले प्रबंध तथा रखरखाव की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा संसाधनों के दुरुपयोग तथा अनावश्यक क्षति को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। देश काल तथा प्राविधिक ज्ञान के अनुसार संसाधनों के उपयोग तथा संरक्षण की विभिन्न विधियों तथा उपागमों का प्रयोग वांछित होता है। अब इसको मैं बहुत छोटे शब्दों में आपको समझा देती हूँ कि संसाधन संरक्षण जो है वो किस तरह से है कि यदि मुझे मेरे लिए केवल जैसे अनुकूलतम उपयोग में केवल मुझे 4 जोड़ी कपड़ों से मेरा काम चल सकता है और वो 4 जोड़ी कपड़े मेरे पास उपलब्ध भी हैं, लेकिन यदि मेरे पास आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी है और मेरे पास 4 की जगह 400 कपड़े मेरे अलमारी में लगे हुए हैं, तो वो 400 कपड़ों में आप ये देखिए कि वो दुरुपयोग है। जिनके पास वस्त्र पहनने के लिए भी नहीं है, उनके वस्त्रों को भी, चूँकि मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूँ, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में उनको इकट्ठा कर लिया, जिनका कि मेरे लिए भी उनका अधिकतम उपयोग करना संभव नहीं है। मैं भी उनको उतना अधिक नहीं पहन पाऊँगी और फैशन के अकॉर्डिंग या समय के बाद आपकी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं आपकी सोच में। तो आप कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान हम खरीदें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही खनिज हम पृथ्वी से या उसके भंडार से बाहर निकालें और उसका उपयोग हम अपने उद्योग में करें। अनुकूलतम उपयोग करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलेगा। यदि हमने संसाधन को निकाल तो ज़्यादा लिया, यानी वही मैं आपको बता रही हूँ कि निकालना हमको चाहिए था 1000 टन और हमने निकाला 1200 टन, तो वो जो 200 टन हमने एक्स्ट्रा निकाला है, वो 200 टन खनिज हमारा किसी काम नहीं आएगा और एक लंबे समय के लिए या तो वो पड़ा रहेगा और या वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसमें आप जब तक शुद्धता नहीं करते, और यह हमारा शुद्ध करने का तरीका इतना गलत है कि जो काम 1000 टन में हो सकता था वो 1200 टन में हो रहा है। तो हमें सभी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी तकनीकी विकास पर भी ध्यान देना पड़ेगा। वो तकनीकी विकास के अंतर्गत संसाधन का उपयोग कितनी मात्रा और कितनी कम मात्रा में अधिकतम उपयोग हो सकता है, इसके बारे में हमें इसको विचार करना पड़ेगा और संरक्षण करना पड़ेगा। तो संसाधनों का दुरुपयोग और अनावश्यक क्षति को रोकने का प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है। फिर आपका संसाधनों का संरक्षण, संसाधन संरक्षण के एक प्रबंधन का ही एक पक्ष है और संरक्षण की संकल्पना जो है वो किसी भी देश काल और विद्यमान में प्राकृतिक संसाधन आधार तथा जनसंख्या के मध्य संतुलन से संबंधित है। यानी जितना सामान उपलब्ध है, अगर जनसंख्या की निर्भरता उतनी ही है तब तो आपके लिए आपका आर्थिक विकास बहुत अच्छे से होगा। लेकिन यदि संसाधनों पर जनसंख्या का भार अधिक है, जैसा कि हमारे देश में है, जनसंख्या बहुत अधिक है और संसाधन और तकनीकी विकास उतना अधिक नहीं है, तो इसीलिए अनुकूलतम उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो संरक्षण की आवश्यकता इस कारण से भी होती है कि भावी उनके लिए भी हमें कुछ भविष्य के लिए भी बचाना है, और वर्तमान में जो जनसंख्या हमारे देश में है उसकी भी पूर्ति हमें उन्हीं संसाधनों के द्वारा करनी है जो हमारे पास उपलब्ध हैं।
तो ये जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के बीच का संतुलन है, जिससे वर्तमान सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए विद्यमान संसाधनों के उचित तथा उच्चतम उपयोग के साथ ही उनकी सतत आपूर्ति भविष्य में भी बनी रहे, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और वर्तमान में जो उपयोग में दुरुपयोग हो रहा है, यानी हम उपयोग की बजाय संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर वेस्टेज क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि हमारा जो तकनीकी ज्ञान है या हमारा जो तरीका है संसाधन को उपयोग में लेने का, वो सही नहीं है। तो अनावश्यक जो शोषण होता है संसाधनों का, वो कम से कम हो। सरल शब्दों में संसाधन संरक्षण का तात्पर्य संसाधनों के अनुकूलतम व अभिष्ट उपयोग से है कि किसी भी देश में काल में विद्यमान कुल जनसंख्या, उसके जीवन स्तर, प्रौद्योगिकी विकास आदि संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग का निर्धारण करते हैं। यानी जनसंख्या की मांग और उस मांग के अनुसार संसाधनों का विदोहन यदि बैलेंस में है, अगर जितना चाहिए उतना हमने निकाला और उसका आखिरी कण तक हमने काम में ले लिया, तो संसाधन का उपयोग जो होगा वो अनुकूलतम में आएगा। संसाधन संरक्षण संसाधनों के अधिकाधिक समय तथा अधिकाधिक मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुकूलतम उपयोग पर बल देता है। और संसाधन संरक्षण का अर्थ जो है वो संसाधनों के प्रयोग संतुलन से संबंधित है, जिसमें आपके प्रगति के लिए विद्यमान संसाधनों के उचित तथा उच्चतम उपयोग के साथ उनकी सतत आपूर्ति भविष्य में बनाए रखने की दृष्टि से इस बात पे भी ध्यान दिया जाता है कि वर्तमान में किस तरह से उनका उपयोग हो रहा है, उनका दुरुपयोग, अपशिष्टीकरण तथा अनावश्यक शोषण। ये शायद रिपीट हो गया है बच्चों। हाँ, वास्तव में संसाधन संरक्षण का जो मूलाधार है वो मितव्ययता है, जिसका उद्देश्य अनावश्यक तथा अंधाधुंध प्रयोग तथा अवांछित दुरुपयोग को कम करके उसका समुचित उपयोग करना है, जिससे वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य में भी हम अपने संसाधनों का उपयोग कर सकें और वो संसाधन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अक्षुक्षण तथा सतत बना रहे। यह संसाधनों को टिकाऊ बनाने के लिए उत्तम विधि है क्या? अनुकूलतम उपयोग। तो यहाँ मैं आपके इस संसाधनों के संरक्षण के टॉपिक को ख़त्म कर रही हूँ। इससे नेक्स्ट हम संसाधन की संकल्पनाएं, संसाधनों की आगे विभिन्न परिभाषाएं, इन सब के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको संसाधन के बारे में विभिन्न विद्वानों ने किस तरह से उसको संसाधन को परिभाषित किया है वो बताऊंगी, और कौन कौन सी विधियों के द्वारा संसाधन भूगोल का अध्ययन किया गया, फिर कितने अलग अलग विषयों से संसाधन किस तरह से संबंधित है और विभिन्न विज्ञानों के साथ उसका क्या सह संबंध है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद। इसमें जो एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है वो आप इसको कट कर दीजिएगा, ये शायद थोड़ा सा रिपीटेड हो गया, मुझे नहीं ध्यान रहा, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।